नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में अपना व्याख्यान दे रही हूँ। इसके 2 व्याख्यान मैंने पूर्व में दे दिए हैं। ये मेरे इस टॉपिक की तीसरा व्याख्यान है। मार्गन्थो का यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति का दृष्टिकोण है। मार्गन्थो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। उसमें उन्होंने 2 राजनीतिक सिद्धांत या दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं। पहला है राजनीतिक आदर्शवाद और दूसरा है राजनीतिक यथार्थवाद। राजनीतिक आदर्शवाद की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार मानव प्रकृति, समाज और राजनीतिक संस्थाओं को मूलतः उन्होंने अच्छा माना है और मानव को तर्क, शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समाज को शांतिपूर्ण बनाने की बात इन्होंने कही है। दूसरी जो अप्रोच है वो है राजनीतिक यथार्थवाद। राष्ट्रों में शक्ति हेतु जो स्पर्धा चलती है जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या तरीकों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ऐसी होनी चाहिए जो शक्ति प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगा सके। मार्गन्थो भी यही मानते हैं कि उन्होंने शक्तिवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। और फिर हम इसके 6 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है कि राज्य पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में होती हैं। इसे मैंने आपको समझाया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन राष्ट्राध्यक्षों द्वारा किया जाता है। तो जब जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उन्हीं के माध्यम से राजनीतिक संबंधों का संचालन किया गया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में होती हैं और क्योंकि उन नियमों को संचालित करने वाले मनुष्य ही होते हैं। फिर इसके बाद हम आए तो दूसरा जो है हमारा कि राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित जो हैं उन्हें शक्ति के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय हित बराबर सुरक्षा बराबर शक्ति, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ होने तक जो चैम्बरलेन थे वो ब्रिटिश पीएम थे। उन्होंने नैतिक नीति अपनाई पर वह सफल नहीं हुए। पर उनके जो उत्तराधिकारी आए चर्चिल, उन्होंने अनैतिक नीति अपनाई पर वे सफल हुए। तो राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करते समय वे ही राष्ट्रीय हित हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिससे जो हमें राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उसको बढ़ोतरी करने का उसमें मौका मिलता है। तीसरा है राष्ट्रीय हितों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। राष्ट्रीय हित समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जब जैसा सांस्कृतिक राजनीतिक वातावरण होता है उसके अनुसार ही राजनीतिक हितों को परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम ये ले सकते हैं कि कोल्ड वॉर के समय, शीत युद्ध के समय हम रूस के अधिक निकट थे, हमारे उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत शांतिपूर्ण थे। और आज जब एकमात्र सुपर पावर अमेरिका रह गया है तो ऐसे में हमारे संबंधों का संचालन इस आधार पर होता है कि हमें अमेरिका के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बिठाना है। तो राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, वो समय काल परिस्थिति के अनुसार, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं। चौथा है विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। राष्ट्रों का कायाकल्प नैतिक मान्यताओं के आधार पर संभव नहीं है। यथार्थवाद का मानना है कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर ही करना चाहिए। यथार्थवाद विवेक को राजनीति के उच्चतम मूल्य मानता है। कोई भी राज्य नैतिकता की दुहाई के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता है। भारत की परमाणु नीति इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। मतलब अगर देश को ऐसा लगता है कि उसे परमाणु हथियार बना लेने चाहिए तो उसे बना लेने चाहिए। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। मतलब आप अपनी समझदारी से, अपने विवेक से ये निर्धारित करें कि आपके राष्ट्र के लिए कौन सी नीति बेहतर है और आप उसी का ही पालन करें। नेक्स्ट है नंबर 5, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से पृथक मानना। राजनीतिक यथार्थ किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक मूल्यों से पृथक मानता है, अर्थात किसी राष्ट्र विशेष की
नैतिक कामनाएं और हमारे सनातन सार्वभौमिक नियमों के बीच कोई स्थायी संबंध नहीं है। सामान्यतः राष्ट्र अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं और नीतियों को स्वसिद्ध आदर्श मानकर समूचे विश्व के लिए उपयोगी मानने की भूल कर बैठते हैं। वह मानता है कि राज्यों को नैतिक नियमों के अधीन रहना चाहिए। एक बात और यह विश्वास करना चाहिए कि सभी राष्ट्रों के आपसी संबंधों के लिए एक ही नैतिक मान्यता और एक ही राष्ट्र की स्थापना कर सकता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब आप किसी राष्ट्र के नैतिक नियम और सार्वभौमिक नियम दोनों समान नहीं हो सकते हैं। हर राष्ट्र को अपने राष्ट्र के नैतिक नियमों का पालन तभी तक करना चाहिए जब तक राष्ट्र सुरक्षित है। नेक्स्ट है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। राजनीतिक यथार्थवाद राज्य के क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास करता है। राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्ततापूर्ण जितना कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में माना जाता है। राजनीतिक यथार्थ और राजनीतिक नियमों अथवा तत्वों को उपेक्षा नहीं करता है, पर वह उन्हें राजनीतिक नियमों के अधीन मानता है। यथार्थवादी उन सभी विचारधाराओं के विरोधी हैं जो राजनीतिक विषयों पर गैर राजनीतिक नियमों को जबरदस्ती सौंपने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का कानूनी, नैतिक और राजनीतिक पहलू होता है और राजनीतिक, कानूनी और सैद्धांतिक मान्यताओं के महत्व को स्वीकार करते हुए उनका उत्तरदायी उपयोग करते हैं जितना उपयुक्त होता है। इसे मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता है। राजनीति जो है जिन नियमों का पालन करती है उसमें बाकी जो नियम हैं वो भी इसी में सम्मिलित हैं और पर सर्वोपरि राजनीतिक हित ही होते हैं। किसी राष्ट्र की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है बजाय उसके अन्य हितों की। तो राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता बहुत आवश्यक है और राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त होने पर ही किसी राष्ट्र को अपने संबंधों का संचालन करना चाहिए। इसके अंतर्गत हमने 6 नियमों को देखा है। सबसे पहला, मानव प्रकृति की जड़। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जड़ मानव प्रकृति में होती है। फिर इसके बाद हमने जो बात की वो थी कि राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तीसरा है, राष्ट्रीय हितों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। चौथा है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। पांचवा है, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानता है। और लास्ट में है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। इस प्रकार से मोरगंथो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में कुछ यथार्थ चीज़ों को या शक्ति की अवधारणा को इसमें लागू किया है और नैतिक नियमों को सार्वभौम नियमों से पृथक माना है। नमस्कार।